हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फ्री प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और ये बैच आपके लिए हमारा एकदम से निःशुल्क है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द आप हमारे जो यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़ लीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए मेरे साथ मेरी जो भी क्लासेस हैं वो देख सकें और जो है एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि क्लासेस का शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पर हम हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमने काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया था। अब हम जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और इसकी क्लास की टाइमिंग 5 बजे की होती है, जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। जल्द ही हम सेकंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे। आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगे, अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। ठीक है, और जो संस्कृत की क्लास वो 4 बजे होती है और कंप्यूटर की क्लास जो है वो 3 बजे होती है। इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ा रहे हैं, रंजीत सर आपको जो है मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ्स की क्लास उनकी 6 बजे की होती है। सभी टीचर आपको एकदम से बेसिक से बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आए हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, जुड़े रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए, और अपने जहाँ से जहाँ दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। और आप अपने डीएलएड की तैयारी अब बिल्कुल भी लेट ना करें, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर तक आपके लिए बहुत सारा सिलेबस है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी बैक लग सकती है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या करना नहीं करना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी बारीकी से बताएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करा रही हूं और इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो आपको पता है इसी को हम क्या कहते हैं, ईडियो फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडियो फर्स्ट कहते हैं। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और मैंने आपको कई बार बताया है ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होता है। तो आप सभी को पता है ना, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता होगा कि आपका पेपर जो है 50 नंबर का होगा। अगर कोई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको नहीं पता है, तो आप जान लीजिए कि ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेगा। जिसने मेरी रेगुलर क्लासेस देखी होंगी उसको पता होगा कि कल मैंने क्या कराया था। तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करेंगे ध्यान, कि ध्यान क्या है। ठीक है, और मतलब कि ध्यान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कंटेंट मैं आपको लेके आई हूँ। तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये ध्यान है क्या। ठीक है, तो ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान का अर्थ जानेंगे। ध्यान का अर्थ, ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है। क्या करते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो इधर उधर भटक रहा है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, ध्यान करता है हमारे मन को, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, आपको पता ही है मन हमारा चंचल है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। सही है, और जो है इसी वजह से क्या होता है, हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है। मान लीजिए हम पढ़ने बैठे हैं, अगर कोई मैसेज आ गया है फ़ोन पे, हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ठीक है, या हम पढ़ने बैठे हैं तो हम किसी और के बारे में ही सोच रहे हैं, कहीं और खोए हुए हैं दूसरी दुनिया में। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, हम ध्यान करते हैं। ठीक है,
ये ध्यान सभी को करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये पढ़ाई में बहुत ही सहायता प्राप्त कर मतलब कि सहायक होता है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाता है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम 2-3 बार उसको पढ़ लेते हैं अच्छे मन से, मतलब ध्यान लगा के, तो वो हमें जो है काफ़ी समय के लिए चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे ध्यान का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे ध्यान की परिभाषाएं, ठीक है। तो अवधान को ही हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान के अर्थ को हम निम्नलिखित परिभाषाओं से पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। तो पहली इसमें परिभाषा क्या है, पहली इसमें है डम्बिल के अनुसार। किसके अनुसार, डम्बिल के अनुसार। तो किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना से केंद्रीकरण क्या कहलाता है, अवधान है। किसी एक चीज़ को जो है, किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है इनके अनुसार। आगे चलते हैं और डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद है जो सेकंड डेफिनेशन आपकी है वो है मॉर्गन एव ग्लीलैंड के अनुसार। किसके अनुसार, मॉर्गन एंड ग्लीलैंड के अनुसार। तो इन देखते हैं इन्होंने क्या कहा है ध्यान के बारे में। तो अपने वातावरण में किसी विशिष्ट तत्व की ओर, अपने वातावरण में किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूकता होना, उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अपने वातावरण में किसी विशिष्ट तत्व की ओर उत्साहपूर्वक जागरूक होना ध्यान कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। तो यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्ण समायोजन है। क्या है, यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्ण समायोजन है, ठीक है। तो हमने सेकंड डेफिनेशन भी जान ली, आगे और देखते हैं। इस प्रकार ध्यान के अर्थ परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं कि अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये अवधान लिखा है तो इसका अर्थ भी ध्यान ही होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में चेतन मन किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया की ओर लगता है, ठीक है। इसमें चेतन मन को सक्रिय होना पड़ता है। क्या होता है, हमारा मन क्या होता है, सक्रिय होता है। और हमारा जो है उद्देश्य जो है केवल उसी वस्तु या उसी चीज़ पे होता है जो हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, ध्यान कहेंगे, ठीक है। वही हमारी वस्तु जो होती है क्या होती है, हमारी केंद्र बिंदु होती है, सही है। जैसे कि आपने सुना होगा अर्जुन का जो उद्देश्य क्या होता था, हमेशा जब भी वो बाण चलाता था उसका उद्देश्य होता था चिड़िया की आँख। क्या होती थी, चिड़िया की आँख, ठीक है। तो वो कैसे कर पाता था कि केवल उसको कुछ और नहीं दिखता था, केवल उस चिड़िया की आँख ही दिखती थी, ठीक है। तो जो है उसके अंदर जो उसका मन था वो मतलब उसके कंट्रोल में था, ऐसा नहीं था इधर उधर भटक रहा था, ठीक है। जैसे आप लोग के साथ होता है, ठीक है। तो सभी को जो है अर्जुन की तरह ही बनना चाहिए, ठीक है। कि उनका जो लक्ष्य है, जो उन्होंने जिसके बारे में सोचा है कि हमें यह प्राप्त करना है, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य उसी पे होना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, सही है। तो हमारा ध्यान केंद्रित उसी लक्ष्य पर होना चाहिए। आगे देखते हैं, अवधान में चेतन मन का असहयोग आवश्यक है। व्यक्ति का चेतन मन क्या है, व्यक्ति का चेतन मन जब तक किसी विषय पर केंद्रित नहीं होता तब तक उस विषय में उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है, ठीक है। जब हम जो है अपना किसी विषय पे अपना मन लगाएंगे, ठीक है, जो चेतन मन हमारा है, तभी जो है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो अवधान में व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों क्रियाशील होते हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा मन और हमारा जो शरीर है दोनों ही क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। अगला देखते हैं, अवधान अस्थिर और गतिशील होता है। आपसे पूछा जाए अवधान ध्यान कैसा होता है, तो क्या बताएंगे आप, अस्थिर होता है और गतिशील होता है। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए जो है बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं,
सही है। और जो है आपका जो टेट होता है, सी टेट होता है, इन सब में इन अंदर की बारीकी जो लाइन है, जो आपको लग रहा होगा अरे यह क्या है, ये तो हमें पता है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ध्यान क्या है, अस्थिर है और गतिशील है। ठीक है। तो आई होप आप इसका अर्थ और परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या जानेंगे ध्यान के बारे में, अब हम जानेंगे ध्यान के प्रकार। क्या है, ध्यान के प्रकार की कौन कौन से ध्यान के प्रकार होते हैं, ये भी आपके लिए क्या, तो ये भी क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप इम्पॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि ध्यान के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं कौन कौन से प्रकार देखेंगे। तो अब हम चलते हैं, अब इसके प्रकार देखेंगे, अच्छे से जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं ध्यान के। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान के प्रकार क्या हैं, ध्यान के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या होगा, ऐच्छिक ध्यान। क्या होगा, ऐच्छिक ध्यान। एक क्या होगा, अनैच्छिक ध्यान, जैसे कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। ऐच्छिक ध्यान क्या होगा, जिससे हमारी इच्छा के अनुसार हो, और अनैच्छिक ध्यान क्या हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, हम ना चाहते हुए भी हमें उसको करना पड़े। ठीक है। तो पहला इसमें देखेंगे ऐच्छिक ध्यान। इसमें क्या दिया है, इसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। क्या होती है, व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। जब वह अपनी इच्छा से क्या है, जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना से केंद्रित करता है, अपने जो चेतन मन है उसको केंद्रित करता है। ठीक है, वही क्या होगी, ऐच्छिक ध्यान होगा। जैसे कि पढ़ना, हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपनी इच्छा से तो करते हैं, जब हमारा मन होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अब ऐसे सेकंड देखते हैं, सेकंड है अनैच्छिक ध्यान। क्या है, सेकंड है अनैच्छिक ध्यान। तो बगैर इच्छा पर जब व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है तो वह अनैच्छिक ध्यान होता है। क्या होता है, अनैच्छिक ध्यान होता है। जैसे मन लगाकर पढ़ते समय यदि तेज पटाखे की आवाज़ हो तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान जो होता है उधर चला जाएगा। ऐसे इसमें आप जो रियल एग्जांपल ले सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर पटाखे का लिया है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अगर हमने अपना फ़ोन म्यूट नहीं किया है और उस पर कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, किसी हमारे फ्रेंड का, किसी का भी आता है, ठीक है, मान लीजिए आप, तो आपका ध्यान वहाँ पर चला जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि आप उसको देखें, लेकिन फिर भी आपका लगेगा कि अरे पता नहीं किसने क्या मैसेज किया होगा, तो उसको देख लेता हूँ, सही है, या देख लेती हूँ। तो आप उसको देखने लगते हैं। इससे क्या होगा, आपके ध्यान में अवरोध आ जाता है। ठीक है। तो आप ना चाहते हुए भी उसको देखेंगे और इससे क्या होगा, आपका अनैच्छिक ध्यान होगा। यही क्या होगा, आपका अनैच्छिक ध्यान होगा। तो आप इसके प्रकार भी समझ गए होंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है लाइक भी करते रहिएगा। अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए ताकि वो भी क्लास ले सकें अच्छे से और अच्छे मार्क्स ला सकें। अब हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हैं, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारण। तो फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। तो ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, बाह्य कारक होगा, और दूसरा क्या होगा, आंतरिक कारक होगा। क्या होगा, आंतरिक कारक होगा। ठीक है। तो दो ही हमने ध्यान के प्रकार पढ़े हैं और दो ही ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, लेकिन इसके अंदर आपके सब टॉपिक्स बहुत सारे होंगे, मतलब सब कारक होंगे, मतलब उसके अंदर कारक होंगे। बाह्य कारक के अंदर बहुत सारे कारक आते हैं, जैसे आंतरिक कारक के अंदर बहुत सारे कारक आते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से जानेंगे। देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर देखेंगे बाह्य कारक। तो अवधान को बाह्य कारक पर्यावरण के विद्यमान रहती हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण में ही क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। पर्यावरण में उपस्थित कारक जैसे व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी वस्तु के लिए उद्दीपक का कार्य करती है। ठीक है। तो यही क्या होता है, बाह्य कारक होता है। तो एक एक करके जानेंगे। पहला इसमें क्या है, उद्दीपक का आकार, साइज। और तो क्या है, उद्दीपन का बड़ा आकार या असाधारण
आकार हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करती हैं। जैसे बड़ा पोस्टर, पूर्ण चंद्रमा। जब हम किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उस पर हमारा ध्यान जल्दी से जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, उद्दीपन का आकार। सही है। तो ये भी एक क्या होता है, बाह्य कारक होता है। सेकंड देखेंगे, खा नंबर है। खा इसमें है उद्दीपक की नवीनता। क्या है, उद्दीपक की नवीनता। तो नई वस्तु व्यक्ति अथवा क्रिया आदि भी हमें क्या है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे नए नए खिलौने, नई नई पुस्तकें हो गई, नई नई फिल्में हो गई। आपके लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लग रहा होगा, नई नई फिल्में। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हमारे ध्यान को क्या है, आकर्षित करती हैं। ठीक है। कोई नई मूवी आई है तो हम क्या करेंगे, अरे चलो देखने चलना है। ठीक है। तो हम वहाँ पर उसको देखने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, ठीक है, सिनेमा घर में देखने जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, उद्दीपन की नवीनता होगी। गा नंबर देखते हैं। गा नंबर है उद्दीपक की विचित्रता। क्या है, पर्यावरण में कुछ विचित्र उद्दीपक हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। जैसे जानेंगे, एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसे क्या है, विचित्र वेशभूषा व्यक्ति आकर्षण करते हैं। ठीक है। अगर कोई अजीब सी जो है वेशभूषा बना के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये समाज में होगा तो सबका ध्यान उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है। आप मान लो कहीं गांव में आप जो हैं शॉर्ट शॉर्ट टॉप पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है, और जो है जो फटी जीन्स चल रही है वो पहन के जा रहे हैं, तो सबका ध्यान आपके ऊपर ही होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, दीपक की विचित्रता। तो आप बहुत ही विचित्र व्यक्ति बन के चले गए हैं, गाँव वालों को क्या पता कि ऐसे कपड़े ही पहने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे विचित्र केंद्र बनाना। ठीक है। किसी विचित्र कुछ बना दिया, चीज़ बना दी, ठीक है, और विचित्र वेशभूषा व्यक्ति आकर्षण का कारण बनता है। सही है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। और तो अगला इसमें है उद्दीपक की तीव्रता। क्या है, घ नंबर है उद्दीपक की तीव्रता। यदि कोई वस्तु अत्यंत चटकीली होती है तो वह सहज ही व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सपायर हो गया है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई एक्सपायर हो गया है तो आप वहाँ पर जो है नॉर्मली कपड़े ना पहन के जाएं, आप एकदम से बहुत चटकीले कलर के कपड़े पहन चले गए। ठीक है। तो सब लोग आपको ही देखेंगे, अरे देखो इतनी मतलब कि बुरा समय है और ये कैसे बस सज धज के और बन ठन के आए हुए हैं या आई हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, उद्दीपक की तीव्रता हो जाएगी। अब अड़ा नंबर देखते हैं, उद्दीपक की आवृत्ति। क्या है, उद्दीपक की आवृत्ति। जब कोई वस्तु बार बार दिखाई जाती है तो वह ध्यान आकृष्ट करती है। क्या करती है, ध्यान आकृष्ट करती है। जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं शॉप पे कुछ खरीदने, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, बार बार आपको एक ही चीज़ दिखाएगा, अरे मैडम ये देखिए, अरे मैडम ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आरामदायक है। आप उसको नहीं लेना चाह रहे फिर भी वो बार बार आपके सामने जो है उसी को ला के रखेगा। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगी, उद्दीपक की आवृत्ति होगी। ठीक है। 4 नंबर देखे हैं, उद्दीपक में परिवर्तन। क्या है, उद्दीपक में परिवर्तन। तो उद्दीपक में अचानक परिवर्तन भी व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करता है। जैसे शांति में एकाएक शोरगुल होना। ठीक है। शांति में एकाएक शोरगुल होना। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही शांति है, सही है। अब अचानक से एक व्यक्ति बहुत तेज तेज बोलने लगे, क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर उसकी शांति जो बनी हुई थी इतनी देर से वो भंग हो जाएगी अचानक से। ठीक है। तो ये क्या होगा, उद्दीपक में परिवर्तन आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है उद्दीपक की अवधि। तो अब अवधि क्या होगी, अधिक समय तक सामने रहने वाला उद्दीपक भी हमारी ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ठीक है। अधिक समय तक सामने रहने वाला उद्दीपक भी हमारी ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकृष्टित करता है। जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया,
अब वो आके हमसे कम 8 दिन तक रुक गया आपके पास, ठीक है, तो वो लंबे समय तक रुक गया, ठीक है। अब फिर जब वो जाएगा तो क्या होगा, आपको उसकी कमी महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ध्यान के क्या होते हैं, कारक होते हैं, हमारे ध्यान को जो प्रभावित करते हैं, सही है। तो ये हमारे क्या थे, बाह्य कारक थे। अब हम चलेंगे आंतरिक कारक देखेंगे, अभी कुछ और भी हैं बाह्य कारक। तो अब जा नंबर है, तो जा पर है उद्दीपक की स्थिति, क्या है, उद्दीपक की स्थिति। तो प्लेस ऑफ, तो प्लेस ऑफ स्टिमुलस, तो उद्दीपक हम यहाँ पर देखेंगे झा नंबर। तो झा नंबर पर क्या है, उद्दीपक में विषमता। तो उद्दीपक में विषमता भी ध्यान आकृष्ट करती है, जैसे सफ़ेद कपड़े पर काला धब्बा और लंबे व्यक्ति के साथ नाटा व्यक्ति, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप कहीं दावत में गए, अब आपने कुछ खाया, अब उस पर टपका दिया, ठीक है, गिरा दिया उस पर, तो क्या होगा, वो सफ़ेद कपड़ों पे जो धब्बा होगा आपका, वो क्या करेगा, उद्दीपक में विषमता कहलाएगा, ठीक है। ऐसे लंबे व्यक्ति, मान लीजिए 4 का या 5-6 का कोई व्यक्ति है, अब उसके साथ जो है 4 का व्यक्ति संग में चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, उद्दीपक में विषमता होगी। मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा, मतलब कि किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की कोई छोटा है, ठीक है, नाटा है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला इसमें है आंतरिक कारक। सेकंड क्या है, आंतरिक कारक। तो ध्यान के आंतरिक कारक व्यक्ति के अंदर होती हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को ध्यान आकृष्ट करती हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। अभी हमने देखे थे बाह्य कारक देखे थे, अब हम आंतरिक कारक देखेंगे। बाह्य कारक थे वो हमारे वातावरण में थे, ठीक है, और जो आंतरिक कारक है वो हमारे खुद के अंदर है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, आवश्यकता, क्या है, आवश्यकता। पहला इसमें क्या होगा, तो पहला इसमें पॉइंट क्या होगा, का नंबर होगा आवश्यकता, नीड्स। तो जिन वस्तुओं से व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं उनकी ओर उसका ध्यान बरबस चला जाता है, मतलब स्वयं ही चला जाता है। जैसे क्या है, भूखे व्यक्ति को खाने की वस्तु पर ध्यान देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लो भूखा है, तो अगर वो खाना देख रहा है तो उसको बार बार ध्यान उसी के ऊपर जाएगा कि अरे भूख लग रही है, खाना मिल जाए, ठीक है। अब खा नंबर देखते हैं। खा नंबर है मूल प्रवृत्तियाँ, क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ उसे इनसे संबंधित वस्तु अथवा क्रिया की ओर आकृष्ट करती हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ उसे इनसे संबंधित वस्तु अथवा क्रिया की ओर आकृष्ट करती हैं। अब गा नंबर देखेंगे। गा नंबर है संवेग, क्या है, इमोशंस। तो व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संवेग की भूमिका प्रबल होती है। हमारे संवेग जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह उसे बच्चे के प्रति गति, जैसे माँ के अपने बच्चे के प्रति स्नेह, जैसे क्या मानेंगे, माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह उसे बच्चे के प्रति गतिविधि की ओर आकृष्ट करता है, सही है। तो ये हमारे इमोशंस हो गए, जो हमारे आंतरिक कारक होते हैं हमारे ध्यान में, जो प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके बाद अगला कारक क्या है। तो इसमें अब हमारा अगला है घा नंबर है, क्या है, आदत, हैबिट्स। तो व्यक्ति की आदतें भी उसे अनुकूल वस्तुओं की ओर आकृष्ट करती हैं। जैसे क्या होता है, चाय पीने वाले व्यक्ति का ध्यान चाय की दुकान की ओर आकृष्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ भी होता होगा, जो चीज़ आपकी फेवरेट है उसी दुकान के पर क्या है, आपका ध्यान जाता होगा। ये आपकी क्या होती है, हैबिट्स होती हैं। अगला देखते हैं कि उद्देश्य। तो अगला पॉइंट देखेंगे हमें, उद्देश्य या लक्ष्य। यदि कोई वस्तु या क्रिया व्यक्ति के उद्देश्य से मेल खाती है तो व्यक्ति का ध्यान उस ओर चला जाता है। जैसे कि होता है, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में जानेंगे
जैसे यदि किसी बालक का उद्देश्य खिलाड़ी बनना है तो खेल संबंधित जानकारी प्रदर्शन की ओर उसका ध्यान जल्दी जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अगर आपको जो है आपका कुछ उद्देश्य है, मान लो आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या और कुछ बनना चाहते हैं, तो आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाएगा। उनसे संबंधित कोई जानकारी आएगी तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। कोई प्रदर्शन होगा, कुछ न्यू चीज़ कुछ भी आती है उससे रिलेटिव, तो आप उसको देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट। तो हमारी रुचि जिन चीज़ों में होती है उन पर हमारा ध्यान सहज जाता है। जैसे संगीतज्ञ का ध्यान अच्छे गाने की ओर जाता है, सही है। जो सिंगर होते हैं उनका ध्यान क्या होता है, अच्छे गानों की तरफ जाता है, ठीक है। या दूसरा व्यक्ति जो अच्छा सिंगर है उसकी तरफ जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर दिया है कि शिक्षा एवं अनुभव, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो व्यक्ति की शिक्षा एवं उसके पूर्व के अनुभव के कारण उसका ध्यान उनसे संबंधित क्षेत्रों की ओर जाता है। जैसे जो छोटे बच्चे का ध्यान क्या होता है, खिलौने की ओर जाता है। और आज हम कह सकते हैं बच्चों का ध्यान क्या, फ़ोन की तरफ जा रहा है, सही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे शिक्षा और अनुभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में देख लिया। अब हम आगे और चलते हैं और देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान जो है लगा रहे, ठीक है। मतलब कि एक ही केंद्र पर रहे, इधर उधर भटके ना, सही है। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। पहला है प्रातः हम सभी देखते हैं कि जिन तथ्यों, विषयों, क्रियाओं में शिक्षार्थियों की रुचि होती है उनके सीखने में उनका ध्यान भी केंद्रित होता है, ठीक है। अतः हमें सर्वप्रथम पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं सिखाए जाने वाली क्रियाओं के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए, सही है। अगला इसमें है शिक्षा में ध्यान को उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षु या जो शिक्षक हैं उनको चाहिए कि वह सरल शब्दों का प्रयोग करें। कठिन शब्दों से बच्चों का ध्यान बंटता है। कि जब हम मतलब कि पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को तो ऐसे वर्ड्स का हमें यूज करना चाहिए जो बच्चों के मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हों। ऐसे नहीं बहुत टफ एकदम से बहुत कठिन वर्ड ले आए हम। इससे क्या होगा, बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहेगा, उसको मन भी नहीं लगेगा और वो ध्यान केंद्रित भी नहीं कर पाएगा और ध्यान भी उसका बट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिनके लिए हम अगर हम टीचिंग कर रहे हैं शिक्षा के संबंधित बच्चों का ध्यान जो है केंद्रित करने के लिए उपाय हम ये कर सकते हैं। अगला इसमें है बच्चों को समझकर उनके अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के मतलब के लेवल के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ने में वीक हैं तो जो है उनको जो है बिल्कुल निचले लेवल से हमें सिखाना चाहिए और ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख जाएं उसको। अगला देखते हैं शिक्षण के समय प्रशिक्षु बच्चों का मनोरंजन अवश्य करें। इससे बच्चे ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और थकते नहीं हैं। जब हम शिक्षण कर रहे हैं मतलब किसी को बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का मनोरंजन कराते रहना चाहिए, बीच बीच में कुछ क्रिएटिविटी डाल देना चाहिए पढ़ाते समय, ठीक है। इससे बच्चे का क्या होगा, जो ध्यान होगा वो केंद्रित करने में भी हमें सहायता मिलेगी और बच्चा थकेगा भी नहीं। आगे देखते हैं ऐसे अगला पॉइंट देखेंगे। आगे इसमें दिया है पाठ पढ़ाते समय उसके महत्वपूर्ण अंशों को लिखते रहना चाहिए। इससे बच्चे क्या है उच्चारण और वर्तनी का ध्यान रखते हैं। जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को मान लीजिए रीडिंग करा रहे हैं तो रीडिंग कराने में जो टफ वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर लें और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख दें और इससे क्या होगा, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे तो उन्हें वो वर्ड जो है उनमें शुद्धता भी आएगी और उसका उच्चारण भी करवाएंगे। या आप क्लास में ही बच्चों से उसका उच्चारण करवाएं, ठीक है।
इससे शुद्ध लेखन की आदत बन जाती है। सही है। तो विषय वस्तु से संबंधित वस्तुओं जैसे मॉडल, चार्ट, मानचित्र आदि को सम्मिलित करें। ठीक है। इससे बच्चे का ध्यान जो है उस वस्तु पर केंद्रित होने लगता है। बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करना। ठीक है। पहले हम बच्चों की जो है कठिनाइयाँ जानें और फिर उसको क्या करें, दूर करें। ठीक। अगला देखते हैं, पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर पढ़ाने से बच्चों का ध्यान शीघ्र केंद्रित होता है। मान लीजिए चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा जो चैप्टर आज पढ़ाएंगे देंगे और थोड़ा चैप्टर क्या है कल पढ़ाएंगे, और बच्चों से क्या कह देंगे इसी चैप्टर को आप दोबारा पढ़ के आइएगा, कल हम इससे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो इससे बच्चा क्या है, शीघ्र ही उसका ध्यान जो है उस पर केंद्रित होता है। तो समय समय पर चिकित्सक से बच्चों का निरीक्षण करवाते रहना चाहिए। अस्वस्थ ज्ञानेंद्रियों से ध्यान भंग होता है। अगर बच्चा अस्वस्थ है तब भी क्या है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है। और उसका ध्यान क्या होगा, भंग हो जाएगा। सही है। तो समय समय पर क्या है, विद्यालय में जो है हमें क्या है, कैंप लगवाना चाहिए, चिकित्सकीय कैंप। ठीक है। बच्चों का जो है टेस्ट कराते रहना चाहिए कि अगर कोई बच्चा जो है किसी भी तरीके से अस्वस्थ है तो उसका इलाज हो सके। तो आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के विभिन्न खेलों द्वारा ध्यान का उपयोग किया जा सकता है। तो हम उनको ऐसे खेल मतलब खिलाएं जिससे क्या हो, बच्चा अपना ध्यान एक ही चीज़ पे केंद्रित कर पाए। ठीक है। और उनकी शारीरिक शिक्षा भी हो उसके साथ साथ। अब आगे चल देंगे, आगे देखेंगे। अब हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो विभिन्न वस्तुओं का चयन बच्चों की रुचि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम अपने मन से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नहीं आज तुम्हें मैथ ही पढ़नी है, मैथ ही पढ़नी है, मैथ में आपको जो है हम गुणा ही कराएंगे, ऐसा नहीं करना। बच्चा जो चाहता है आप उसको वह पढ़ाइए जिससे वह इन वस्तुओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। अगर आप जो है बच्चे को अपने मन से कुछ पढ़ा रहे हैं, उसका मन नहीं है पढ़ने का, तो वो ध्यान से पढ़ेगा नहीं, बस उसका ध्यान कहीं और ही होगा। आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसको आप याद नहीं करा पाएंगे या ना समझा पाएंगे, अच्छे से सिखा भी नहीं पाएंगे। अगला देखें, बच्चों को थकान का अनुभव नहीं होने देना चाहिए, इससे बच्चों की अरुचि उत्पन्न होती है। बच्चों को लंबे समय तक हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर लंबे समय तक हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो बीच बीच में क्या है, उन्हें कुछ क्रिएटिविटी कराते रहना चाहिए, उन्हें खेल कराना चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ों का हमें जो है निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे सीखे भी और जो है खेल खेल में चीज़ों को सीख जाए। आगे देखिए, समय समय पर बच्चों को पुरस्कार देकर या प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो आप उसको पुरस्कृत कीजिए, उसको कुछ भी दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, पेन दे दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ जाता है। सही है। उसको उसकी प्रशंसा कीजिए। ठीक है। उसके लिए अच्छा फीडबैक दीजिए, मतलब कि क्लास में क्लैपिंग करा दीजिए, या जो है उसको खड़े होके दो चार उसके बारे में बोल दीजिए, मतलब बता दीजिए कि देखिए इतना इंटेलिजेंट है, और बच्चे भी उससे प्रेरणा ले लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करें। मतलब हमारा जो पुराना ज्ञान है, उस जो बच्चे का पुराना ज्ञान है उससे जोड़कर ही जो है हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नया सिखाना चाहिए। जो बच्चा पहले उससे पूछना चाहिए कि बेटा आपको क्या आता है, उसको जो आता है उसी से रिलेटेड करके हमें जो है उसे सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप हमारे इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए, और जो है हमारी अच्छी अच्छी क्लासेस देखते रहिए, और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए पहले से ही तैयार हो जाइए। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। सही है। हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर से हाजिर होंगे अपनी इसी अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।